वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड फॉर ए रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट कि कक्षीय वेग क्या होता है और किसी भी उपग्रह के लिए परिभ्रमण काल क्या होता है। तो परिभ्रमण काल होता क्या है, किसे कहते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है और किस प्रकार से वह पृथ्वी की त्रिज्या पर और डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एस्केप वेलोसिटी के बारे में या प्लाइन वेग के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली प्लाइन वेग है क्या, वो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि किसी भी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग प्लाइन वेग कहलाता है। जिसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर जाने के लिए जो न्यूनतम वेग की आवश्यकता पड़ती है वह पृथ्वी का प्लाइन वेग है, जिसका सूत्र अपन ने डिराइव किया था VE बराबर √2g/R। कैलकुलेशन करने के बाद पता चला था कि प्लाइन वेग का मान आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कि किसी भी उपग्रह को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, बॉडी को, रॉकेट को अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर जाना है तो उसके लिए न्यूनतम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग आवश्यक है। अब एक दूसरा है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग ये है कि कोई भी उपग्रह है वह पृथ्वी की जो कक्षा है एक नियत ऊंचाई पर, उस कक्षा में जाने के बाद में वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के केंद्र पर आके वापस गिरे नहीं, उस वेग को उसका कक्षीय या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले एक बार दिया भी था कि जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, रस्सी से बांध के अगर उसको अपन घुमाते हैं एक नियत वेग से, अगर उसको हाथ में लेकर चारों तरफ घुमाएंगे तो वो पानी है बाल्टी से गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि पानी का जितना वेट है, जितना वजन है, पानी के कारण से जितना गुरुत्वीय भार लग रहा है या गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, उसको संतुलित कर रहा है। जो अपन घुमा रहे हैं उसके कारण से जो भी अभिकेंद्रीय बल है वह अभिकेंद्रीय बल उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो बराबर होने के बाद में घूमती हुई बाल्टी से अगर आप परिभ्रमण करवाते हैं, रिवोल्यूशन करवाते हैं, तो पानी ज़मीन पर नहीं गिरता है। और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, डिफरेंट फेयर होते हैं, मेले होते हैं, उसमें एक होता है मौत का कुआं नाम करके एक गेम होता है, जिसमें बाइक चालक होते हैं, वो अपने आप को एक थोड़ा सा टिल्टेड लकड़ी का बना हुआ वेल होता है, उसमें वो बाइक चलाते हैं और वो गिरते नहीं हैं। तो वो भी ये है कि जो उनके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल डाउनवर्ड लगता है नीचे की तरफ, उसको बैलेंस कौन करता है कि जो बाइक की स्पीड है, जो बाइक का वेग है, उसके कारण से जो उसे अभिकेंद्रीय बल मिलता है, वह अभिकेंद्रीय बल हमेशा उस जो वेल बना हुआ है लकड़ी का, जो कुआं बना हुआ है, उसके केंद्र की तरफ लगेगा और वो आराम से उस वेलोसिटी को मेंटेन करके और उस पर चक्कर लगा सकते हैं। अभी देखिए, यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु, यह पृथ्वी की सतह है, ये त्रिज्या कैपिटल R ले रखी है। कोई भी उपग्रह है वह V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी के द्वारा अगर गति कर रहा है तो सॉरी, ये R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर है, mv/r है। ये इसके ऊपर जो h ऊंचाई है, ये h ऊंचाई है, इस पर जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, यह ऊंचाई है इस पर, इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा इसके नीचे की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी, घूमते हुए उपग्रह की जो वेग v है, तो mv/r इस पर बल लगेगा। क्योंकि अगर ये उपग्रह है, यह उपग्रह पृथ्वी के कक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ गति कर रहा है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण से यहाँ पर इस बल को अपन अभिकेंद्रीय बल है जो कार्य करता है, एक्चुअल में यह जो बल है यह रेखीय वेग की वजह से है, जो V0 लीनियर वेलोसिटी है उसकी वजह से यह बल इस पर लग रहा है। तो इसका मतलब जो उपग्रह है उस पर दो प्रकार के बल लगेंगे। दो प्रकार का पहला बल कौन सा होगा? पहला बल होगा वह होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो उपग्रह और पृथ्वी के बीच में लगेगा, और दूसरा होगा mv0/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यह V0 वेलोसिटी के होने के कारण से इसकी डायरेक्शन हमेशा बैलेंस करेगी गुरुत्वाकर्षण बल को, कि गुरुत्वाकर्षण बल है वह हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, ताकि और यह रेखीय रहेगा, रेखीय वेग की वजह से इस प्रकार से रहेगा कि वह गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस कर सके। तो यह जो गुरुत्वाकर्षण कारण से जो बल है वह नीचे की तरफ इसमें लगता रहेगा। तो दोनों बलों को बराबर कीजिए, वर्ती कक्षा के लिए अभिकेंद्रीय बल और वर्ती कक्षा के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल वह है। तो जो अभिकेंद्रीय बल है वह mv0/r+h। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर r+h इसीलिए लिया है कि यह से केंद्र से r दूरी और यह h ऊंचाई पर, तो टोटल दूरी हो गई है r+h। ओके, तो जो mv0/r+h हो गया,
और दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल Gmm/r+h का स्क्वायर। ओके, दोनों बल बराबर होंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो बराबर वैल्यू रख दीजिए। तो इनकी वैल्यू अगर आप बराबर करते हैं तो देखिए G_M डिवाइडेड बाई r+h का होल स्क्वायर बराबर mv0 स्क्वायर/r+h। r+h या r+h ये कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची v0 स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/r+h। ये मान अपना बच गया यहाँ पर, ये वाला। ओके, अब देखिए v0 बराबर √G+Gm/r+h हो गया ये मान। ओके, अब यहीं से मैं चाहूँ तो इसको सीधा भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप गौर से देखिए कि v0 बराबर Gm/r+h ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षीय वेग है। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि नियत रहता है, m पृथ्वी का द्रव्यमान और h ऊंचाई से। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष अगर ये ऊंचाई कम है तो अपन h को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो देखिए v0 बराबर Gm/r+h के साथ में। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें R का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ अंश और हर में। तो मैंने जैसे R का ऊपर नीचे गुणा किया तो ऊपर तो हो गया Gmr, और नीचे देखिए r का मल्टीप्लाई किया और इसमें से मैंने r कॉमन ले लिया तो 1+h/r हो जाएगा ही, तो ये बाहर निकलते r² बन गया। यहाँ से एक r कॉमन लूँगा और एक r नीचे गुना किया है तो मल्टीप्लाई होगा r² हो जाएगा। तो Gm/r² ये जो वाली वैल्यू है ये होगी स्मॉल g के बराबर, तो वो हो गया Gr डिवाइडेड बाई 1+h/r। ओके, सीधा सीधा रख दीजिए कि h का मान r की तुलना में छोटा है, तो h का मान r की तुलना में छोटा है तो 1+h/r इज इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पर इसका मतलब जो अंश हर में जो राशि है ये वाली, इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो तब v0 बराबर √Gr आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग। अब देखिए कक्षीय वेग आ गया v0 बराबर √G/r, और प्लाइन वेग या एस्केप वेलोसिटी क्या था √2Gr। तो आप दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं ऐसे, दोनों का कंपैरिजन देखिए कि VE बराबर √2Gr, VE बराबर √2 × √Gr का मान कितना होता है v0 के बराबर, तो √2v0। अब यहाँ से देखिए VE बराबर √2v0, ध्यान रखिए v0 यहाँ पर अंडर रूट में नहीं है, केवल √2 एक नियतांक के रूप में है। तो जो स्केप वेलोसिटी है वह कक्षीय वेग के साथ में किस प्रकार से रिलेशन में है? स्केप वेलोसिटी है वह ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होती है, उससे √2 गुना होती है। कई बार ये सवाल भी पूछ लेते हैं कक्षीय वेग होता है वह प्लायन वेग की तुलना में कितना % कम होता है, तो आप यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं। √2 का मान आता है 1.41, एक में से घटा दीजिए तो 0.41, तो अर्थात ये हुआ है कि जो कक्षीय वेग है वह उसकी तुलना में 0.4 जो होगा वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी है वह उसके साथ में रेशो में कम होगा, तो इसका परसेंटेज आप इजीली निकाल सकते हैं। तो VE/v0 डिवाइड करेंगे तो ये नियत आता है √2। इसका मतलब जो स्केप वेलोसिटी होता है वह कक्षीय वेग के 1.4 गुना के बराबर होता है, अर्थात लगभग 1.5 गुना से थोड़ा सा कम होता है। अर्थात कक्षीय वेग का √2 गुना प्लायन वेग होता है, और दोनों G और R पर निर्भर करते हैं। ये तो नॉर्मल कॉमन बात है कि जो कक्षीय वेग है वह और प्लायन वेग है वह दोनों ही गुरुत्वीय त्वरण पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखिएगा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहे हैं, इसका मतलब वह पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहे हैं, और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहे हैं इसका मतलब वो पृथ्वी के घनत्व पर भी निर्भर कर रहे हैं, डेंसिटी पर भी निर्भर कर रहे हैं। इस बात यह यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। साथ ही देखिए कि v0 बराबर √Gr था। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, जो कक्षीय वेग है, यहाँ पर प्लायन वेग का भी सूत्र लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, यही था VE बराबर √2rg या 2Gr, और ये कक्षीय वेग है √Gr। इन दोनों में कहीं स्मॉल m दिखाई दे रहा है, स्मॉल m मतलब मास ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का द्रव्यमान या कोई भी पिंड ऑब्जेक्ट जो फ्लाइंग है, जिसको फेंका जा रहा है, जो चक्कर काट रहा है पृथ्वी के चारों तरफ या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर होने के लिए फेंका जा रहा है, उसका द्रव्यमान है स्मॉल m। वो कहीं इसमें दिखाई दे रहा है क्या? अर्थात उसके द्रव्यमान पर उसका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब कोई भी हल्का उपग्रह, कोई भी भारी उपग्रह, अगर कोई भी हो जिसका द्रव्यमान कुछ भी हो, उसको अगर पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगाना है या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है तो हर एक के लिए वो चीज़ समान होगी। हल्के उपग्रह को भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना है या भारी उपग्रह को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना है, उन दोनों के लिए ही
कक्षीय वेग समान होगा, दोनों के लिए ही प्लायन वेग समान होगा, क्योंकि जितना भारी होगा उपग्रह उसके लिए उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा तो वो उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस करेगा। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, कोई भी हल्की चीज़ है, अगर आप किसी भी उसको हल्की चीज़ को अगर किसी ढलान से लुढ़कने के लिए छोड़ देते हैं, वो रोलिंग मोशन कर रहा है, तो जितना ज़्यादा भारी होगा वो एक बार गति पकड़ने के बाद उसे रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहीं पर भी सेम स्टोरी आप बता सकते हैं, सेम फॉर्मूला लागू कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा भारी कोई भी उपग्रह होगा उसको जो बल मिल रहा है अभिकेंद्रीय बल उतना ही ज़्यादा उसके लिए बैलेंस करेगा गुरुत्वाकर्षण बल को। तो इसीलिए यहाँ पर द्रव्यमान है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता हुआ है, इंडिपेंडेंस शो करता है गुरुत्वाकर्षण के लिए, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए और एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो उसका सिंपल सा एग्जाम्पल मोमेंटम वाला देख लीजिए कि अगर कोई भी हल्की गाड़ी है कोई भी भारी गाड़ी है, दोनों अगर सेम स्पीड से गति कर रहे हैं और दोनों में एक साथ ब्रेक लगाते हैं तो जो भारी गाड़ी है वह काफ़ी लंबी दूरी पर जाके रुकती है, और अगर तुरंत उस पर ब्रेक लगाते हैं तो उसकी गाड़ी का पलटने का भी डर रहता है क्योंकि मोमेंटम उसका ज़्यादा होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन संवेग संरक्षण का नियम ऐसा है प्रकृति में जो हर जगह पर लागू होता है, अनब्रेकेबल है, जिसका कहीं भी वॉयलेंस नहीं होता है। ओके, तो सीधा सीधा बताया गया है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एम मास ऑफ सेटेलाइट, कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है कक्षीय वेग है वह उपग्रह का द्रव्यमान का फंक्शन नहीं है। तो अर्थात सभी उपग्रह होते हैं उनके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान समान होता है, सभी उपग्रह होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, पिंड होते हैं, उनके लिए एस्केप वेलोसिटी का मान समान होता है। यह डिपेंड करता है कि आप किस ग्रह पर किस गुरुत्वाकर्षण बॉडी के तहत उसको निकाल रहे हैं, जैसे पृथ्वी के लिए, मंगल के लिए, चंद्रमा के लिए, अलग अलग प्लेनेट के लिए, सबके लिए उनके द्रव्यमान पर और उसकी डेंसिटी पर डिपेंडेंस होता है। इसके लिए कैलकुलेट भी किया गया है, देखिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग का मान कितना होता है, देखिए √GR। ध्यान रखिएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी GR का अंडर रूट है और कक्षीय वेलोसिटी इसके वेलोसिटी है वह √2GR है। VE बराबर 2RG का अंडर रूट और VO बराबर RG का अंडर रूट। इसको याद रखने का तरीका है O बराबर 1, इसको याद रखने के लिए O बराबर 1 मतलब यहाँ पर 2 नहीं है 1 है, ये बस ध्यान रखने का है। तो V0 का मतलब 1 का मतलब यहाँ पर 1 लगा सकते हैं तो 2 नहीं है, बस ये याद रखने के लिए आप सिंपल याद रखिए। और VE बराबर 2RG। तो अब इसका मान कैलकुलेट कीजिए, V0 अर्थ, ये ओब्लिक नहीं है, V0 अर्थ के लिए है लाइन बराबर GR √G का मान मैंने यहाँ पर 10 माना है सुविधा के लिए, वैसे 9.8 होता है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन के लिए मैंने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लिया है। R है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी को यहाँ पर एक गोलीय स्फेयर माना गया है, गोलाकार फॉर्म में माना गया है, तो 6400 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में बदला तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 जीरो, एक जीरो मैं 10 को दे देता हूँ तो बन जाएगा 100 का अंडर रूट हो गया 10, और यहाँ पर 64 और 4 जीरो और बच गया, तो 64 का अंडर रूट हो गया 8 और 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो हो गया 800, अर्थात ये हो गया 8000 मीटर। एक ही बात है, या इसको मैं सीधा 5 जीरो 4 जीरो दे दूंगा तो वो 100 जाएगा, और ये एक साथ इसको 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 बन जाएगा, 10,000 का अंडर रूट क्या होगा 100 होगा, और 6400 का 80 हो जाएगा, तो 800 मीटर। अर्थात एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है 8 किलोमीटर। कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है किसी भी उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, उसे उस उपग्रह को, ताकि वो पृथ्वी की सतह पर गिरे नहीं, उसके लिए जो कक्षीय वेग है जो कि एक रेखीय वेग है, ध्यान रखना, उसका मान 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। आप यूँ मानिए कि सपोज कीजिए कि आप किसी भी दीवार है, गोलाकार दीवार है, सिलेंड्रिकल दीवार है, बेलनाकार दीवार है, उस दीवार पर पृथ्वी की तरह उसको अज्यूम कर लेते हैं और उसके चारों तरफ आप दौड़ रहे हैं दीवार पर लंबवत दिशा में, तो अगर आप 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं ना, तब जाके आप पृथ्वी के केंद्र की या पृथ्वी सतह की तरफ गिरेंगे नहीं, उसके चारों तरफ आराम से बिना कोई एनर्जी के एक्स्ट्रा फ्यूल के आप घूमते रहेंगे। इसके वेलोसिटी कितनी है 11.2 किलोमीटर। अब आप यह देखिए बताइए इन दोनों से कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कितनी कम है, या एस्केप वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी % ज़्यादा है। यू कैन कैलकुलेट, बोथ आर कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ और द गिवन प्लेनेट। ये हर एक ग्रह के लिए उसके द्रव्यमान, उसकी त्रिज्या, उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। अब इसी में अपन डिस्कस करते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन।
परिभ्रमण काल, अपन ने बताया कि उसके लिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसको गति करनी चाहिए। अब पृथ्वी के चारों तरफ उसको एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, वो इम्पोर्टेंट है। अब जितनी ऊंचाई पर होगा, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, एच जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ेगा। इसके लिए आप देखिए जो रनिंग ट्रैक होता है, रनिंग ट्रैक में बहुत सारे लाइनें बनी होती हैं, तो उसमें जितने भी जो रनर्स होते हैं, जो धावक होते हैं, जब वो दौड़ते हैं, जब उनको बिगिनिंग पॉइंट में दौड़ने के लिए शुरू किया जाता है, तब वो बराबर की लाइन में खड़े नहीं होते हैं। वो इसीलिए नहीं खड़े होते हैं कि जो धावक है वह उस मैदान के सेंटर की तरफ है अर्थात अंदर की तरफ है, उसको पीछे खड़ा किया जाता है लाइन में। तो आप यूँ मानिए कि जैसे कि यह एक रनिंग ट्रैक है, ऐसे करके ये रनिंग ट्रैक है, तो इसमें 1 2 3 ऐसे धावक खड़े कर रहे हैं, 1 2 3, तो ये सबसे पास वाला, तो इसका चक्कर ये होगा ना, इसका चक्कर ये होगा और इसका चक्कर ये होगा, अर्थात जो सबसे आगे खड़ा किया जा रहा है ट्रैक में उसका चक्कर ज़्यादा दूर होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको उन बाकी धावक की तुलना में आगे खड़ा किया जाता है। तो सेम ये बात यहाँ पर परिभ्रमण काल के लिए लागू होती है। परिभ्रमण काल का मतलब यहाँ पर यह है कि पृथ्वी के जो कक्ष में जिस रास्ते पर वो गति कर रहा है वह एक चक्कर पूरा करने में कितना वक्त लेगा, जबकि उसका कक्षीय वेग कितना है, उसका कक्षीय वेग है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप देखिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से अगर वह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो पता लगाना पड़ेगा उसका पाथ है वह कितना लंबा है। तो आप एक खेत के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो आप क्या चीज़ नाप रहे हैं, खेत उसका परिमाप, उसका सर्कमफेरेंस, उसकी परिधि। तो यहाँ पर ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ वो वर्ताकार पथ में गति करेगा, तो वर्ताकार पथ में गति करेगा तो उसके लिए वर्ताकार पथ की परिधि ज्ञात होनी चाहिए। तो ठीक ऐसे देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र ओ है, ओरिजिन, पृथ्वी की जो त्रिज्या है सतह तक वह आर है, और उससे एच ऊंचाई पर यह उपग्रह है वह गति कर रहा है ऐसे। तो एच ऊंचाई पर गिरा तो उसका जो पथ होगा पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष वो हो जाएगा एच प्लस आर। तो एच प्लस आर त्रिज्या का वृत्त वो बनाएगा, उस वृत्त पर वो गति करेगा। अब इम्पोर्टेंट यह है कि उसकी परिधि कितनी होगी। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या सर्कल की रेडियस है दैट इज v1 इज इक्वल टू आर प्लस एच, दैट मीन्स द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, देन we need to divide the distance by the velocity. What do you mean by the time? What is the time? The time is distance divided by velocity, because we know that what is the velocity? Velocity is change rate in position with respect to time. इसका मतलब सीधा सीधा यहीं पर यही तो है कि अगर किसी भी दूरी में समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है या दूरी बटे समय है, दैट इज गिवन इक्वल टू वेलोसिटी इन द स्पेशल डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन दैट्स कॉल्ड स्पीड। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आर प्लस एच के लिए वृत्त के लिए जो परिधि बनी है वो कितनी है, द परिधि इज गिवन 2 पाई आर प्लस एच। ओके, तो ये 2 पाई आर प्लस एच हो गई। अब ये 2 पाई आर प्लस एच क्या है, एक चक्कर में मैंने लिखा हुआ है, एक पूरा चक्कर इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाएगा उसके लिए। ओके, अब अपन को दूरी मिल गई है। अब अपन को अगर उसका रेखीय वेग वो पता चल जाए तो उस दूरी में वेग का भाग देके अपन उसका परिभ्रमण काल या उसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो उपग्रह का जो वेग है वो कितना है, ताकि उपग्रह पृथ्वी की सतह पर गिरे नहीं, तो वो कौन सा वेग है, वो उसका कक्षीय वेग है। तो कक्षीय वेग से ही ध्यान रखिएगा, अगर उपग्रह है तो कक्षीय वेग से ज़्यादा वेग से गति करेगा तो क्या होगा। अब देखिए जरा, आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को आपने एक रस्सी से बांध रखा है और आप उसको अपने हाथ से आपके सिर के ऊपर ऐसे जोर जोर से घुमा रहे हैं, ऐसे 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 बॉल को आप घुमा रहे हैं। तो घुमा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक नियत वेग से घुमा रहे हैं तो बॉल घूम रही है। अगर बॉल का द्रव्यमान ज़्यादा है और जो आपने धागा बांध रखा है वो कमज़ोर है और आपने उसका वेग बढ़ा दिया, तो वेग बढ़ाने का मतलब है कि वो धागा टूट गया, तो वो बॉल क्या आपके चारों तरफ गति करेगी, नहीं करेगी। वो बॉल उस रास्ते को, उस पाथ को छोड़ के रेखीय पथ पर आगे तरफ बढ़ जाएगी। सेम बात उपग्रह के लिए लागू होती है। अगर उसका कक्षीय वेग का मान बढ़ा दिया जाता है, कक्षीय वेग का मान नहीं, कक्षीय वेग का मान तो उतना ही रहेगा, कक्षीय वेग से ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है उसकी, तो वह पृथ्वी के चारों तरफ जिस पथ के ऊपर गति कर रहा है उस पथ को छोड़ देगा। जब भी अपन ये कोई भी स्पेस रॉकेट या स्पेस व्हीकल लॉन्च करते हैं उसका टारगेट यही होता है, उसमें वो जो बूस्टर लगे होते हैं वो इसलिए लगे होते हैं कि पहले वो उस ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उस ग्रह के चारों तरफ चक्कर धीरे धीरे लगाता रहेगा और जैसे ही वह चक्कर लगाने के बाद में अपनी पोजीशन पर पहुंचेगा, उसी पोजीशन पर सपोज उसे चक्कर लगाना ऐसे चालू किया, ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ, तो यहाँ पर जैसे चक्कर लगाया इस पॉइंट पर आएगा तो बूस्टर रॉकेट चालू कर दिया, तो उसने उसका वेग बढ़ा दिया, तो वह इस पथ पर ना के अब यहाँ पर आ गया, अब वो ऐसे गति करेगा। जैसे फिर वापस इस पॉइंट पर आता है तो उसको वापस बूस्टर बढ़ा दिया, तो ऐसे वो गति। तो दैट इज ए स्पाइरल
स्पाइरल मोशन, इसको कॉर्नू सर्किल या स्पाइरल मोशन बोलते हैं। और फिर ये ऐसे गति इसकी बढ़ती है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो अपना मोम था, मास ऑर्बिटल मिशन, वो ऐसे ही था। एक टाइम के बाद में जैसे ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करता है तो वह उसके लिए सर्कुलर मोशन नहीं रहती है और वह रेख मोशन रहता है, और फिर वो चंद्रमा के मोशन में आके उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसे इस प्रकार का पथ होता है किसी भी ग्रह के लिए, उपग्रह के लिए, जब वो किसी भी दूसरे प्लेनेट के लिए या दूसरे सेटेलाइट के लिए गति करता है। अब देखिए कि अपने पास पता चल गया है कि कक्षीय वेग का मान v0 है, और पृथ्वी का जो परिधि है, जिस परिधि में वो चक्कर लगा रहा है h ऊंचाई पर, उसका मान है 2 पाई इंटू आर प्लस एच। ओके, देन वी नीड टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ t। व्हाट इज द t? द t इज गिवन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। So what is the distance? Distance is given by circumference. Okay. What do you mean by circumference to here? Circumference is given as equal to 2 pi into r plus h. तो देखिए t is equal to 2 pi r plus h, ये तो हो गई है परिधि, इसका मतलब दूरी, और दूरी में भाग दे दोगे वेग का। दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर, और वेग का मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर जाएगा तो ये समय का मात्रक आ गया। ओके, तो 2 पाई आर प्लस एस डिवाइड बाई v0। v0 का मान क्या होता है? v0 का मान वैसे तो अंडर रूट जी आर होता है, लेकिन अंडर रूट जी आर अपन ने अजम्पशन माना था। अजम्पशन का मतलब अपन ने उसको एक्यूरेट नहीं निकाला। एक्यूरेट क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अपन ने ये बताया था कि h का मान r की तुलना में छोटा है, इसलिए r प्लस एच इज इक्वल टू r ही माना था अपन ने। लेकिन यहाँ पर वो नहीं मान रहे, एकदम एक्यूरेट मान। यहाँ पर एक्यूरेट मान निकालने के लिए अपन को वो वापस उसको कैपिटल जी और एम की वैल्यू में लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल जी और एम की वैल्यू में लिखेंगे तो v0 इज इक्वल टू गिवन जी एम आर प्लस एच का अंडर रूट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ओके, ये मान था। अब ये वाला मान यहाँ पर रख दीजिए, देखिए ये वाला मान यहाँ पर रख दीजिए। जिसे मान रखेंगे तो देखिए नीचे तो आ जाएगा जी एम का अंडर रूट, और ये आर प्लस एच ऊपर जाएगा, तो ये आर प्लस एच एक ये है, एक अंडर रूट ये है, ये पूरा है, ये आधा है, तो मिलके कितने जाएंगे? 3/2। तो ये हो गया 3/2, 2 पाई के साथ में 2 पाई है ही। ओके, अब देखिए वापिस कि जी एम का मान कितना होता है? जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। कैपिटल जी कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये मान मैंने रख दिया है। अब आर स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो आ जाएगा आर, तो ये अंडर रूट से बाहर ले लीजिए। जैसे मैंने इसको अंडर रूट से बाहर लूँगा तो देखिए ये हो गया 2 पाई आर। ओके, यहाँ पर कितना बचा है? आर प्लस एच का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई जी का अंडर रूट। यहाँ पर देखिए 3/2 का मतलब होता है इसकी होल पावर 3 का अंडर रूट, तो इसकी होल पावर 3 कर दिया, डिवाइड बाई जी कर दिया, इसके पूरे का मैंने अंडर रूट एक साथ ले लिया। वापस वही फॉर्मूला अपनाइए। अब बार बार अपन ये क्या कर रहे हैं कि कभी आर प्लस एच लेते हैं, कभी आर लेते हैं। एक्चुअली में क्या है कि वैल्यू की एक्यूरेसी के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि आपको वैल्यू की एक्यूरेसी किस लेवल की चाहिए होती है। ये अपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं 2 बार, एक बार लेक्चर में और एक बार न्यूमेरिकल पोर्शन में। यहाँ पर अपन उसकी एक्यूरेसी आर प्लस एच के रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं। वहाँ पर जब अपन फॉर्मूले की वैल्यू रख रहे थे, इसी वैल्यू, अगर आप सन्निकट मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, तो भी वही वैल्यू आएगी, लेकिन उसको सन्निकट मान लेने में थोड़ा सा पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो जाता है। तो एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के लिए उसकी ऊंचाई उतनी ही ज़रूरी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि 2 पाई आर इंटू अंडर रूट आर प्लस एच के क्यूब डिवाइडेड बाई जी का होल अंडर रूट आ गया। अब आर प्लस एच इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर का मान है वह एच की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए ये जो आर प्लस एच है ना, ये वाला, ये आर प्लस एच को केवल आर के बराबर ही मानते हैं, क्योंकि एच बहुत छोटा है। तो ये आर की पावर 3/जी हो गया ना। तो देखिए आर की पावर 3/जी, ये 2 पाई आर बाहर है, तो आर की पावर 3 का मतलब आर स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो केवल एक ही आर आएगा, तो उस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बता 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। ये हो गया उपग्रह का परिभ्रमण काल, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन टाइम। ये जो उपग्रह है वह पृथ्वी के चारों ओर एच ऊंचाई पर घूमने में कितना टाइम लेगा, ये हो गया इसके लिए। ओके, तो देखिए पृथ्वी के लिए आर का मान कितना है? 6400 किलोमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 गुना 1000 मीटर। और मैंने जी एवरेज 9.8 होता है, लेकिन 10 मान लिया है। नॉर्मली कैलकुलेशन में कई बार इसको 10 भी लेते हैं, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, वैल्यू रखिए। तो देखिए 2 पाई इंटू 6400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से कैंसिल हो गया। ये बताए यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 6400 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक जीरो होने पर, तो ये हो गया है 64 के साथ में 4 जीरो। तो 4 जीरो का अंडर रूट लेंगे तो 2 जीरो बाहर आएंगे, तो 64 का हो जाएगा 8, तो 800 इसका अंडर रूट हो गया। तो 2 पाई इंटू 800, 2 पाई का मान हो गया 6.228, तो मल्टीप्लाई बाई 800, तो ये गुना होने पर हो जाएगा 5024 सेकंड। अर्थात उस उपग्रह का परिभ्रमण काल होगा 5024 सेकंड। 5024 सेकंड डिवाइडेड बाई 60, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स।
मिनट। अर्थात कोई भी उपग्रह पृथ्वी के कक्षीय वेग से गति कर रहा है तो उसका परिभ्रमण काल होगा 84.4 मिनट। अर्थात वह उपग्रह एच नियत ऊंचाई पर पृथ्वी के कक्षीय वेग से पृथ्वी की कक्षा में कक्षीय वेग से गति कर रहा है तो पृथ्वी का एक चक्कर कितने में लगाएगा? पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे लगेंगे लगभग 84.5 मिनट। 84.5 मिनट के बाद में वह उसी बिंदु पर वापस आएगा। तो अगर सपोज कीजिए, अगर अपन स्पाई सेटेलाइट की बात करते हैं, स्पाई सेटेलाइट जो एक फिक्स ऊंचाई पर अपनी उड़ान भरते हैं, स्पाई मतलब जासूसी उपग्रह जो फोटो लेते रहते हैं, तो अगर उनसे बचना है तो उनसे बचने का तरीका क्या है? उनसे बचने का तरीका यह है कि वह अपने उस बिंदु पर 84 मिनट के बाद में आता है। अगर पृथ्वी की कक्षा में अगर ज़्यादा ऊंचाई पर तो उसको टाइम और ज़्यादा लगेगा और उसी अनुसार पृथ्वी का कक्षीय वेग के अनुसार उसकी ऊंचाई के अनुसार, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई अपने नियत रखी है जो कि बहुत कम है। अगर ऊंचाई का मान भी कैलकुलेट करते हैं, इसमें ऊंचाई सपोज कीजिए पृथ्वी की ऊंचाई से 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो उसके अनुसार उसका मान कम ज़्यादा थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है एक आध मिनट का, लेकिन एवरेज उसको अपन मानते हैं 85 मिनट का एवरेज मान लेते हैं 1.5 घंटा। तो उस बिंदु पर 1.5 घंटे बाद में वह उपग्रह गुजरेगा। तो जैसे उस पॉइंट पर गुजरने के बाद में दोबारा उस पॉइंट पर नज़र रखने के लिए उसको 1.5 घंटे का टाइम चाहिए होता है। साथ में वह कितनी दूरी को स्कैन करता है और उस दूरी को कवर करने के लिए सपोज वो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लेता है, तो उस 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का जो डिस्टेंस, सपोज एक उपग्रह है, ऐसे देखिए ये उपग्रह है, ये उड़ान भर रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर यह स्कैनिंग मोड में सपोज इतना एरिया कवर करता है, तो इस एरिया को पूरा कवर करने के अंदर टाइम लेगा सपोज कीजिए 5 मिनट और 84 मिनट उसका परिभ्रमण काल है। तो 5 मिनट 84 मिनट कहने का मतलब है 90 मिनट। 90 मिनट के बाद में इस यहाँ पर आएगा। तो आप जो स्पाई सेटेलाइट होते हैं उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि 5 मिनट 1.5 घंटे के बाद में वापस वहीं पर आते हैं कि 1.5 घंटे तक आप उससे बच सकते हो, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्पाई सेटेलाइट होते हैं वो 2, 3, 4 उपग्रह बैक टू बैक इस प्रकार से एक दूसरे के पीछे मोशन करें कि जैसे ही यह उपग्रह इस एरिया को कवर करके आगे निकले, दूसरा उपग्रह वो यहाँ पर आ जाए, फिर तीसरा, ऐसे अगर सपोज कीजिए किसी एरिया को कवर करने में 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट लगते हैं, तो अगर अपन उसके लिए 9 उपग्रह छोड़ दें, तो 9 उपग्रह सेटेलाइट अगर एक ही पथ पर गति कर रहे हैं तो हर उपग्रह उस पॉइंट पर 9 मिनट बाद में आएगा, तो 10 मिनट लगता है। तो मतलब वो एरिया कभी भी खाली नहीं रहेगा। जासूसी करने के लिए जो स्पाई सेटेलाइट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में कि वो जो उपग्रह है, ये उपग्रह जैसे इस बिंदु को पार कर देगा तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये कर देगा तो ये वाला आ जाएगा। तो ऐसे 1.5 घंटे के टाइम के अंदर 10-10 मिनट के अंतराल से हर उपग्रह इस पर आता रहेगा, तो उसे डेटा मिलता रहेगा। तो हर पॉइंट है वह कभी भी उपग्रह की नज़रों से खाली नहीं रहेगा। हर वक्त हर उपग्रह हर पॉइंट के ऊपर नज़र रखेगा। तो स्पाई सेटेलाइट के लिए इसे ज़रूरी है कि सीरीज के अंदर, और इसका आपने एग्जाम्पल दिया होगा IRNSS, इंडियन रीजनिंग नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, IRNS जो था, भारत सरकार ने जो नेवी के लिए सेटेलाइट सिस्टम छोड़ा था, उसके लिए 3, 4, 5 उपग्रह लगातार 7 उपग्रह छोड़े गए थे। वो इसीलिए था कि ताकि वो नेविगेशन का काम अच्छे से कर सकें, वहाँ कोई भी जगह खाली नहीं रहे। अब देखिए यहाँ पर अगर जो डेंसिटी है वो दी गई है, तो डेंसिटी दी गई है तो आप पृथ्वी का जो आयतन है वो आपको पता है, तो उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व है, तो आयतन है 4/3 πr³ इंटू डी, द्रव्यमान बन गया। अब V0 का मान, उसके अंदर जब आप V0 के अंदर सूत्र था आपका GmR + H या R/H, ये केवल R ही, तो उसमें इसका मान रख देंगे तो यह आ जाएगा R × 4πGD / 3 का अंडर रूट, और टाइम वाले में रख देंगे तो 3π × G, ये 6 नहीं है G है, यह है 3π × GD। ये डेंसिटी कैपिटल D है स्मॉल d, यहाँ पर कैपिटल D तो स्मॉल d है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल थिंग, ये वैल्यूज का रिप्लेसमेंट आप, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए इसी पर बेसिक सवाल करते हैं अपन कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई का मान ज्ञात करें। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी का मतलब एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष है वह। ये देखिए, आपने पोलर स्टार का नाम सुना है स्टूडेंट्स? पोलर स्टार किसको बोलते हैं? पोलर स्टार ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अगर आप देखते हैं तो ध्रुव तारा पृथ्वी के सापेक्ष नियत क्यों दिखता है? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एंड इंटरव्यू टू। वो इसलिए दिखता है कि वो जो चीज़ जो पृथ्वी के साथ साथ घूमती है या पृथ्वी के कक्ष में घूमती है वो अपन को स्थिर दिखाई देगी। आप इसको यूँ मानिए कि आप 2 विद्यार्थी 2 अलग अलग बसों में बैठे हैं और दोनों बसें बराबर बराबर वेग से एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, तो आप एक दूसरे के सापेक्ष आपको लगेगा ना कि आप स्थिर हैं,
कि आप चल नहीं रहे हैं। अगर दोनों बसें एकदम बराबर वेग से चल रही हैं तो आप एक दूसरे के लिए आपको लगेगा कि अपन दोनों बराबर बैठे हैं, चल ही नहीं रहे हैं, गति नहीं लगेगी। तो ठीक ऐसे ही स्थिर लगेंगे आपको। तो ठीक ऐसे ही कोई भी उपग्रह, सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से कोई ऊंचाई एक उपग्रह ही है, तो पृथ्वी इधर घूम रही है और ये उपग्रह से घूम रहा है, तो पृथ्वी के साथ साथ घूमे वो। आप यूँ मानिए कि जैसे ये मार्कर है, इस सपोज कीजिए ये दूसरा मार्कर लेता हूँ मैं, ये मार्कर है, इस मार्कर पर मैंने 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट बना दिए। अब इस मार्कर को मैं ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ये एक साथ घूम रहे हैं ना। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप बैठे, तो आपको ये पॉइंट हमेशा स्थिर दिखाई देंगे, क्योंकि आपके सापेक्ष आप घूम रहे उतना ये घूम रहे हैं, बस ये दूरी ज़्यादा है इनकी। तो ठीक ऐसा ही होता है पोलर स्टार के लिए, जो पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष ऐसे स्थिर घूमता है कि हर वक्त वो उतनी दूरी कवर करता है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, ताकि नियत रहे पृथ्वी की कक्षा में। तो ऐसे ही कुछ उपग्रह होते हैं, उनको जियो स्टेशनरी भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष होते हैं, वो नियत रहते हैं। और उनका एक काम होता है कि वो हर जगह पर एक नियत जगह पर फिक्स डेटा देते रहते हैं, कि पृथ्वी के एक फिक्स दूरी पर वो रहते हैं, और उतनी दूरी पर वो पृथ्वी से आने वाले जितने भी मौसम की जानकारी है, कम्युनिकेशन की जानकारी है, वो देते रहते हैं, ताकि वो उपग्रह का वेग है पृथ्वी के घूर्णन वेग के बराबर होता है। पृथ्वी एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेती है? पूरा 24 घंटे में। अर्थात उन उपग्रहों का वेग है ना, वो भी 24 घंटे ही होता है, उनका परिभ्रमण काल है 24 घंटे ही होता है। और अभी थोड़ी देर पहले अपने कक्षीय वेग से ज्ञात किया, तो परिभ्रमण काल कितना आया था? 84 मिनट, 84.4 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो बहुत धीरे घूमेंगे, क्योंकि अगर कक्षीय वेग से घूमेगा कोई उपग्रह तो वो तो 1.5 घंटे में घूम गया। इसका मतलब 24 घंटे में कितने चक्कर लगा दिए उसने? अगर 1.5 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है तो 3 घंटे के अंदर 2 चक्कर लगाएगा, तो 8 घंटे के अंदर मतलब 1.5 16 24, मतलब एक दिन में 16 चक्कर लगा देगा वो। जबकि 16 चक्कर लगाने नहीं है, एक दिन में एक ही चक्कर लगाना है, तो 24 घंटे का एक चक्कर होना चाहिए। तो उसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि उस उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर फिक्स किया जाए पृथ्वी की सतह से, ताकि वो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में नियत घूमे। तो इसके लिए देखिए टाइम पीरियड के लिए, तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई आर, आर ई प्लस एच की पावर 3 इंटू जी। ये सूत्र कहाँ से आया? ये सूत्र देखिए यहाँ से आया, ये देखिए ये रहा। पिछले वाले टॉपिक में बताया था ना परिभ्रमण काल के लिए, तो 2 पाई इंटू आर, आर प्लस एच की पावर 3 डिवाइडेड बाई जी का अंडर रूट, यहाँ से ये सूत्र आया। अब यहाँ पर अपन को मान ज्ञात करना है एच का, कि एच की, अब देखिए यहाँ पर अपन एच है, यहाँ पर एच को अपन नेग्लिजिबल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एच की ऊंचाई को ज़्यादा है, इसीलिए तो वह 24 घंटे की दूरी पर दूरी तय करेगा। तो अब इसको हल कीजिए, ये सिंपल थिंग है, इसको हल मैंने नहीं किया लेकिन बता देता हूँ। देखिए हल कैसे करेंगे, कि यहाँ पर टी आर, ये आर ई कर दीजिए, अर्थ की है, तो टी आर ई हो गया, डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया इस पूरे को। अब देखिए ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट है ना, तो इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 3/2 था, तो यहाँ पर ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 आ गया। फिर ये जी है ना, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया आर ई प्लस एच का मान। अब अपन को एच याद करना, तो आर ई और घटा देंगे इसमें से, ये सारे मान रख दिए। अब देखिए मान रखिए, जी का मान 10, टी का मान 24 घंटे मल्टीप्लाई बाई 3600, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लाई बाई 6400 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 6.28 की पावर 2/3 माइनस 64 गुणा 10 की घात 5, 6400 गुणा 10 1000। ओके, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि 35.6 गुणा 10 की घात 6 मीटर। अब इसको करते हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर में करते तो 35,600, इसका मतलब ये हो गया 35,600 किलोमीटर। कि कोई भी सेटेलाइट अगर पृथ्वी की सतह से 35,600, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है 35,000, इसको अप्रोक्सीमेट 36,000 भी मान सकते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पर जो जी है उसको 9.8 माना है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसको अपन 35,600 मान लेते हैं। 35,700, 800, 36,000 किलोमीटर तक हो सकता है ये, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन है। पाई का मान भी 6.28 नहीं होता है एक्यूरेट पाई का मान, क्योंकि पाई तो इरेशनल नंबर है, इसका मान तो अरबों खरबों तक हो सकता है पॉइंट के बाद में, इतनी संख्याएँ हो सकती हैं। तो अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उपग्रह होगा वह पृथ्वी के लिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होगा। अब इसी सवाल को कई बार ये पूछते हैं कि वह पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी होगी, तो उस वक्त आपको जोड़ देना है 6,400 किलोमीटर, और तो लगभग ये हो जाएगा 6,000 और 400, लगभग ये 42,000। मतलब पृथ्वी के केंद्र से 42,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी सेटेलाइट है, अगर वह
अपने पथ पर गति कर रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। दैट्स गिवन कि वह एज ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की तरह बिहेव करेगा और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होगा वह। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सेटेलाइट किसको कहते हैं। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी के घूर्णन वेग से गति करते हैं, अर्थात पृथ्वी के रेस्पेक्ट में पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर नजर आते हैं, अर्थात उनका परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है। इनके उपयोग क्या क्या है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होते हैं उनका उपयोग है मौसम की जानकारी देना, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिफेंस के लिए, डिफेंस व्हीकल लॉन्च करने के लिए, इन सब के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बात खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा। पर बेस्ड एक सवाल और है, देखिए आप कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस गुरुत्वाकर्षण बल को नापने के बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक ऊंचाई पर ले जाया गया, फिक्स ऊंचाई h पर, और वहाँ पर दोबारा गुरुत्वाकर्षण बल नापा गया तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना आया। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना उसका 1/3 भाग आया। यूँ मानिए पृथ्वी के जो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशन फोर्स है उसका 1/3 भाग हो गया है एक नियत ऊंचाई h पर। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h कि किस ऊंचाई पर इतना भाग होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पृथ्वी की सतह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मान ज्ञात करो, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मान ज्ञात करो, दोनों को बराबर करो 1/3 के डिवाइड के साथ में। तो ये देखिए पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटेशन जो फोर्स है दैट इज गिवन इज इक्वल टू Fg, और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज गिवन Fgh विद रिस्पेक्ट टू हाइट h। The height is given with respect to the center of earth is equal to r plus h. Okay. Then we need to equalify FGH का मान कितना हो गया GMM डिवाइडेड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर, और FG का मान कितना हो गया GMM डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। लेकिन जो सरफेस पर है उसका मान कितना है H ऊंचाई वाले के मान की तुलना में 1/3 है तो इसको 1/3 के मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको कैलकुलेट कीजिए, देखिए GMM से GMM कैंसिल हो गया, अब ये आ गया RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 RE स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू RE प्लस H का स्क्वायर हो गया। दोनों को अंडर रूट हटा देंगे तो ये अंडर रूट 3 आ गया इंटू RE अंडर रूट में नहीं है और ये हो गया RE प्लस H। अब RE को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो अंडर रूट 3 RE माइनस RE इज इक्वल टू H, RE कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 का मान आता है 1.717, तो एक में से घटा दीजिए तो हो गया 0.7, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या के 0.7 गुना ऊंचाई पर लेके जाएंगे। पृथ्वी की त्रिज्या अप्रोक्सीमेट मैंने 6400 किलोमीटर मान ली है, तो देखिए 0.7 मल्टीप्लाई बाई 6400 तो 7 गुना 640, 0 7 चौको 28, 2 7 छुको 42, 2 44, 4480 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर लेके जाओगे किसी भी उपग्रह को या किसी भी बॉडी को और वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नापोगे तो वो पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 होगा, 33% ही होगा। ओके, यू गॉट इट, थैंक यू।